बेसिकली आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग दे रहा है ना, बिजनेस रिपोर्टिंग भी दे रहा है कि अगर आपने 200 रुपये की प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपने सोर्स की है 100 रुपीज़ की, तो जब ये बिकेगी और सारा कुछ बाद में आपको रिपोर्ट आएगी तो वो बताएगा कि आपने 10,000 की सेल किया, उसमें से 1,000 रुपया या 2,000 रुपया जो भी आपकी वो उसमें से बचत हुई है, और उसके बाद आप मार्केटिंग कॉस्ट माइनस कर लेते हो उसमें से। ठीक है, तो कलेक्शंस क्या करती हैं? कलेक्शंस बेसिकली प्रोडक्ट की कैटेगरीज की तरह होती हैं। जैसे आप कैटेगरीज का पता है आपको कि डिवाइड कर देते हो आप प्रोडक्ट वेबसाइट के अपनी कलेक्शंस के अंदर, कैटेगरीज के अंदर। लाइक जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल देखी थी ये वाली, अगर देखते हैं तो ये इसकी कलेक्शन है विमेन, गर्ल्स एक अलहदा कलेक्शन है, मैन एक अलहदा है, और उसके अंदर सब कलेक्शंस के तौर पे परफ्यूम्स, कुर्ता, सूट्स और ट्राउजर्स आ गए। तो आप ये सारी की सारी कलेक्शंस इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, किस स्पेस पे बनती हैं? फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट ऐड की थी पीछे, मैंने क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक किया, उसका नाम रखा मैंने टेस्ट कलेक्शन, क्योंकि मैं सारी टेस्ट टेस्ट के नाम से प्रोडक्ट रख रहा हूँ सारी की सारी। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर दो तरीके से प्रोडक्ट्स टैग कर सकता हूँ, मैनुअली या ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैनुअली में क्या होगा, मैनुअल जब आप क्लिक करेंगे, कलेक्शन क्रिएट कर लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे एक टैब आ जाएगा, मैं बल्कि वो क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, बटन आ जाएगा टू ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ब्राउज पे क्लिक किया मैंने, अब मैं जिस जिस प्रोडक्ट को इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ वो हो जाएगी। ऐड किया, ये मैनुअल है सारा प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर आप खुद कुछ क्या उसको ऑटोमेशन नहीं दे रहे। जब भी कोई कलेक्शन में प्रोडक्ट ऐड या रिमूव करनी पड़ेगी आपको, मैनुअली आके यहाँ से यहाँ रिमूव करेंगे या आप ऐड करेंगे। तो ये आपकी कलेक्शन बन गई, इसको मैं व्यू करूँगा और इसको मेन्यू में भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। ये देखिए उसका नाम आ गया, उसका यूआरएल बन गया, कलेक्शन, टेस्ट कलेक्शन, और जो प्रोडक्ट्स मैंने इसके अंदर सेलेक्ट की थी वो प्रोडक्ट्स 6 इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, दिस इज़ वन टाइप ऑफ कलेक्शन। जब आपके पास थोड़ी प्रोडक्ट होती हैं तो आप मैनुअल कलेक्शंस भी बना लेते हो और उसके साथ काम कर लेते हो। अदर टाइप ऑफ कलेक्शन क्या है? ऑटोमेटिक टेस्ट कलेक्शन। अब इसको मैं ऑटोमेटिक रखूंगा। ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है, आप रूल देते हो इसको, रूल प्रोडक्ट टैग की बेस पे, प्रोडक्ट टाइटल की बेस पे, ये डिफरेंट तरीके हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो प्रोडक्ट क्रिएट की थी तो मैंने इसके अंदर एक टैग लगाया था, उसका नाम था टेस्ट प्रोडक्ट। ये मैंने टैग इधर लगा दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा, जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट प्रोडक्ट वाला ये टैग लगा होगा जो मैंने लगाया, वो प्रोडक्ट इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब अगर मैं इस कलेक्शन को नहीं छेड़ता, मैं सिंपल जाता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर, यहाँ पे आगे गिफ्ट कार्ड वाले प्रोडक्ट में जाता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ, यहाँ पे टैग लगा देता हूँ। ऑलरेडी एक इसको टैग लगा हो, नहीं टैग कोई नहीं लगा हुआ, तो मैं इसको क्या कहता हूँ, टेस्ट प्रोडक्ट वाला टैग लगा देता हूँ जो वहाँ पे लगा हुआ था। इस टैग लगा के सेव कर लूँ। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मैं कलेक्शन को रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेव नहीं हुआ। मैं एक नई प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू टेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने सारी डिटेल वगैरह दी, इमेज दिया, जो जो चीज़ें देनी चाहिए मैंने यहाँ पे इसकी प्राइस दे दी, उसके बाद एसक्यू दे दिया इसका। अब ये प्रोडक्ट टैग वही काम कर रहा है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, इस टैग के थ्रू मैं उसको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल ऊपर, ब्रांड और बाकी डिटेल तो मैंने इसको दे दी कि प्रोडक्ट टाइप कौन सा है, वेंडर इसका कौन सा है। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन, यहाँ से अगर मैंने मैनुअल कलेक्शन के अंदर सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने इसको टैग लगा के ऑटोमेटिकली इसको लेके जाना है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक से ज़्यादा कलेक्शंस में जाएंगी, सिर्फ एक कलेक्शन में नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे मैं टैग लगाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था, एक से ज्यादा कलेक्शन में जाएंगी, एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा कलेक्शंस के अंदर शो हो सकती है ना। एक प्रोडक्ट है, शर्ट है, वो शर्ट की कलेक्शन में भी जाएगी और विंटर की कलेक्शन में भी चली जाएगी और कल को सेल में भी चली जाएगी और वुमेन के अंदर भी चली जाएगी। अगर वुमेन किया तो मैन किया तो मैन के अंदर भी चलेगी। तो मल्टीपल कलेक्शंस में टैग हो गया वो, तो हम लोग उसको मल्टीपल टैग्स भी लगाते हैं। अभी हम लोग एक टैग की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये एक टैग लगा दिया, टेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया कि मैंने प्रोडक्ट को टैग लगाया, वो वाला टैग लगाया जो टैग के वजह से मैं प्रोडक्ट को कलेक्शन में शो करवाना चाहता हूँ।
अब मैं जाऊंगा कलेक्शंस में। अब जो मैंने ये कलेक्शंस बनाई हुई थी ऑटोमेटिक टेस्ट कलेक्शन, इसके अंदर मैंने एक कंडीशन दी थी कि कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स कौन से शो होंगे। वो प्रोडक्ट शो होंगे जिसके अंदर मैंने ये कंडीशन दी है, प्रोडक्ट मस्ट मैच प्रोडक्ट टैग इक्वल्स टू टेस्ट प्रोडक्ट। सो बेसिकली मैं शॉपिफाई को ये कह रहा हूँ कि आपने वो वाली प्रोडक्ट्स जो हैं इसके अंदर शो करनी है जिस प्रोडक्ट के ऊपर भी टेस्ट प्रोडक्ट का टैग लगा होगा। अच्छा। ठीक है, ये कंडीशन मैं दे रहा हूँ शॉपिफाई को, और शॉपिफाई खुद इटसेल्फ जाके चेक करेगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर टैग लगा हुआ है टेस्ट प्रोडक्ट का, उसको जाके लेगा। अब स्पेलिंग और ये वो सारी चीज़ें सेम होंगी तो वो पकड़ेगा। अब मैंने वो बना के यहाँ पे सेव कर दिया है। अब इसके स्पेलिंग पता नहीं वो सही भी लिखे हैं कि नहीं लिखे। अब टोटली इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स आ जानी चाहिए, जो मैंने अभी टेस्ट प्रोडक्ट बनाई है वो भी आ जानी चाहिए। रिफ्रेश करके देखता हूँ आती है कि नहीं आती। ये आ गई है। इसी तरह से किसी पहले से बनी हुई प्रोडक्ट को अगर मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं खोलता हूँ, ये द मल्टी लोकेशन स्नोबोर्ड है मेरे ख्याल से। इसमें मैं जाता हूँ, इस पर ऑलरेडी देखें टैग्स लगे हुए हैं, विंटर स्पोर्ट्स स्नोबोर्ड स्नो प्रीमियम। मैं इधर जाके ये टैग लगा देता हूँ, लग गया, ये टेस्ट प्रोडक्ट टैग आ गया। अब यहाँ पे भी आएगा। सेव किया। अब ये कंडीशन मैच होगी इस कलेक्शन के साथ, इस कलेक्शन के साथ ये कंडीशन मैच होगी है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे वो चौथी प्रोडक्ट आ जाएगी, अभी नहीं आई। दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे इस कलेक्शन में कोई नई प्रोडक्ट ऐड या रिमूव करने के लिए दोबारा इस कलेक्शन को खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कलेक्शन का यूआरएल लगा हुआ है सामने फ्रंट पे आपके, यहाँ पे किसी ना किसी मेन्यू में आ रहा है, इसका नाम टेस्ट कलेक्शन ऑटोमेटिक है। ठीक है, मुझे जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड या रिमूव करनी है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट से अंदर अपडेट करूँगा, वो खुद ऑटोमेटिकली वहाँ से हो जाएंगी। अगर मैं अब ये वाली प्रोडक्ट्स की बजाय, मेरे पास ये जो मैंने न्यू टेस्ट प्रोडक्ट बनाई थी इस पर इमेज नहीं लगा हुआ, मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट अभी मुझे इसमें शो नहीं करानी, मैंने किया टैग रिमूव, अब कंडीशन में ये नहीं आएगा। अब शॉपिफाई जब जाके टेस्ट प्रोडक्ट वाला टैग ढूंढेगा, उसको ये वाला टैग इसके अंदर नहीं मिलेगा, तो ये इस कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट गायब हो जाएगी, ये वाली प्रोडक्ट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक आधे रिफ्रेश के बाद ये गायब हो जाएगी। जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली हम लोग 99.99% ऑफ द टाइम वी यूज टैग्स। ऑटोमेटिक टैग्स की बेस के ऊपर ऑटोमेटिक कलेक्शंस बनाते हैं, मैनुअल कलेक्शन बनाते ही नहीं है। इवन इफ यू हैव 4 प्रोडक्ट्स तो भी मैं एक ही टैग लगा दूंगा उन पे और मैं कलेक्शन बना दूंगा, मैं मैनुअल कलेक्शन की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, 99% ऑफ द टाइम, 99.999% ऑफ द टाइम मैनुअल कलेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन अगर किसी को लॉजिक समझ में नहीं आता तो मैनुअल कलेक्शन पे जा सकता है। प्रोडक्ट की समझ आ गई, कलेक्शन की समझ आ गई। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं। इन्वेंटरी क्या होता है? अवेलेबल स्टॉक। जैसे हाँ, अवेलेबल स्टॉक, टू बी वेरी एग्जैक्ट वर्ड। ये देखें, ये इन्वेंटरी है, मैंने इस पर क्लिक किया तो सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो उसके अंदर ये सारी अवेलेबल की प्राइस बता रहा है कि टेस्ट प्रोडक्ट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था तो ये 0 अवेलेबल है। तो इसी तरह से जब आप इसको प्रीव्यू करते हो टेस्ट को, तो ये सोल्ड आउट दिखाता है, सोल्ड आउट ये दिखा रहा है ना सोल्ड आउट। और ये वाली जो प्रोडक्ट नेम के नाम से प्रोडक्ट मैंने बनाई हुई है वो भी सोल्ड आउट दिखा रहा है। क्यों सोल्ड आउट दिखा रहा है? क्योंकि इसके अंदर स्टॉक 0 है। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास 5 आ गई हैं और इन्वेंट्री आ गई है इसके अंदर 5, तो ये क्या होगा, सोल्ड आउट से हट के आप बिकने के लिए दोबारा से रेडी हो जाएगा। नाउ ध्यान से ये देखिए, सोल्ड आउट हट गया, नाउ इट्स रेडी टू सेल अगेन। ये आपकी इन्वेंट्री होती है। अब मैं इसका इस तरह से एग्जांपल देता हूँ। आपने एक स्टोर बना लिया, जैसे इसने अजहर ने एक स्टोर बना लिया, वो कह रहा है एक प्रोडक्ट है वो मैं बेचने लगा हूँ। अब वो 10 प्रोडक्ट लेके आया टेस्टिंग के लिए कि मैंने 10 ला के पास रखी और मैंने ऐड चला दी हैं, बिक उसकी 15 गई हैं। ऊपर के 5 जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो उस टाइम पे सोर्स नहीं कर सकेगा तो उसको नुकसान हो गया ना, ठीक है, या कस्टमर तंग हो गए हैं सारा कुछ, तो उस लिहाज से वो टेस्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री लिख देगा वो 10, जैसे ही 10 बिकेंगी वो सोल्ड आउट पे चला जाएगा। और इसके ऊपर कोई ना कोई उसने ट्रैकर या कोई नोटिफिकेशन भी लगा देगा कि इसको खुद से मैसेज आ जाए कि आपके प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, ऐड बंद कर दो आप। ठीक है, और यहाँ से आप नज़र रखते हो कि कितनी प्रोडक्ट्स चाहिए। फिर बाद में डिमांड एंड सप्लाई रूल लेके आप नई
प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग कर लेते हो, नए जाके खरीद लेते हो, या जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे इन्वेंट्री रखना इस वजह से ज़रूरी है। जितने भी आपके स्टोर्स हैं वो इन्वेंट्री के साथ ही चलते हैं। अगर इन्वेंट्री नहीं होगी और गलत इन्वेंट्री बेची जाएंगे तो बहुत काम ख़राब होगा। ठीक है। परचेज ऑर्डर क्या होता है? जैसे मैंने इसको बताया कि इसके पास इन्वेंट्री 10 थी, वो ख़त्म होगी, बट अब इसको पता है कि इसकी डिमांड 20 की है, 30 की है इस महीने के अंदर, तो वो परचेज ऑर्डर बनाता है कि 30 प्रोडक्ट्स ये वाली ख़रीदनी है, 40 वो ख़रीदनी है। सिंगल प्रोडक्ट हो तो परचेज ऑर्डर यहाँ पे बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और मैनेजमेंट करनी है और उसका सारा सिस्टम समझना है आपने, तो परचेज ऑर्डर बनाते हो 20 प्रोडक्ट्स का, हर ईच प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी, ईच प्रोडक्ट में अगर कोई साइज़ या कलर है तो उसकी क्वांटिटी वगैरह सारा कुछ। और वंस प्रोडक्ट का परचेज ऑर्डर आपने वेंडर को भेज दिया और उसने प्रोडक्ट्स बना के आपको भेज दी, देन यू गो फॉर इंस्पेक्शंस कि प्रोडक्ट सही मिली है कि नहीं सही मिली, और उसके बाद आप ऐड चला देते हो एंड सो फोर्थ। फिर उसके बाद जो है आपकी प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो जाती है और आप डिलीवर करना शुरू होते हैं। तो दिस इज़ अ वन साइकिल। प्रोडक्ट्स आई, इंस्पेक्ट हुई, बिकी, डिलीवर हुई, पैसे वापस आए, एंड देन नया परचेज ऑर्डर। तो ये एक साइकिल चलता रहता है इसका। ठीक है। तो जब एक चीज़ बनती है, बनने के बाद बिकती है और उसके बाद कंप्लीट होती है, तो ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जब कोई ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर कहाँ पे डिस्प्ले होगा? यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शंस में, और होम पेज के ऊपर भी आपको नजर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाई थी, होम पेज के ऊपर ये आपको लास्ट 30 डेज़ की सेल्स दिखा रहा है, कितने सेशंस आए, कितनी टोटल सेल्स हुई, टोटल ऑर्डर कितने आए, कन्वर्जन रेट कितना था, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। और ऑर्डर्स की सिंगल ऑर्डर्स की डिटेल आपको यहाँ पे आएगी। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होता है। मेरा टेस्ट प्रोडक्ट है टेस्ट 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 कलेक्शन, ये वाली नहीं सही है, ये पकड़ लेते हैं प्रोडक्ट। अब ये मेरी टेस्ट स्टोर है, आई डोंट नो इस पे ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। ऐड टू कार्ट किया, आप लोग भी करें, आप लोगों की प्रोडक्ट वेबसाइट ऐड टू कार्ट चल रहा है। मैं शिपिंग सेट करवाने लगा हूँ। शिपिंग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिपिंग एंड डिलीवरी। ठीक है। शिपिंग एंड डिलीवरी पे जाएंगे, देन यू सिलेक्ट लोकेशंस एंड एवरीथिंग, सारा कुछ यहाँ पे आ रहा होता है। आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, स्टैंडर्ड शिपिंग पे आएंगे, जर्नल पे क्लिक करें आप, अगर नहीं है तो आपके पास दो तरह के यहाँ पे बन रहे होंगे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो यहाँ पे आप इसकी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक शिपिंग जोन सेट कर सकते हैं। ये खुद से बनाएं, आपको पता लग जाएगा कि शिपिंग जोन कैसे काम करता है। अगर इंटरनेशनल हम नहीं करे तो क्या तो उसको रिमूव कर देंगे हम लोग। ये शिपिंग जोन्स में डिलीट, यस। अगर वापस जाना हो तो वहाँ से ऐड करेंगे, आ जाएगा वो। पेमेंट मेथड्स, ऐड पेमेंट मैनुअल पेमेंट मेथड, एंड देन क्लिक ऑन कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर दे, पे कैश ऑन डिलीवरी, ये सारी ऐड पेमेंट मेथड में ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड। कैश ऑन डिलीवरी ये मैंने ऐड कर दिया, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ये करें ज़रा सारे लोग, ऐड कर लिया पेमेंट मेथड, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ चेकआउट पेज पे। अपना चेकआउट पेज रिफ्रेश करें। यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड शिपिंग के साथ साथ नीचे ये कैश ऑन डिलीवरी भी आएगा, और इंस्ट्रक्शन जो लिखी है आपने वो यहाँ पे इस तरीके से नज़र आएगी, पे कैश ऑन। सो हम लोग उन एड्रेसेस को बैन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है। ओवरऑल एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अंदर हम लोग, या ओवरऑल शॉपिफाई में, या जिसका रिटेल प्रो लगा होता है या कुछ भी है, तो उसके अंदर हम लोग उसको स्पैमर या बोगस ऑर्डर मार्क कर देते हैं। अगर उसकी तरफ से कोई नया ऑर्डर आता भी है, फौरी तौर पे वो कैंसिल में चला जाता है, वो शिपिंग प्रोसेस में ही नहीं जाता। अब वो बंदा जिसने 102 बार ये हरकत कर ली हुई है, वो तीसरी बार ऑर्डर प्लेस भी करेगा तो वो स्टोर उसको ऑर्डर भेजेगा ही नहीं, अगर उसको रियल में ज़रूरत भी है। ठीक है। तो वो बोगस ऑर्डर में चला जाता है। हम लोगों ने ये रूल लगा दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कस्टमर है, वो उसके किसी नॉर्मल बिहेवियर की वजह से भी वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ऐसा नहीं कर रहा कि मैं मंगवा के लूँगा नहीं। उसने एक बार ऑर्डर किया, वो बहुत बिजी था और वो घर में नहीं मिला और उसका ऑर्डर वापस चला गया। दूसरी बार भी उसने इसी तरह से किया, थर्ड टाइम भी उसने 3 दफ़ा उसके डिफरेंट स्टेजेस के अंदर ये हो गया, और वो कस्टमर भी अच्छा है, नॉर्मल कस्टमर है, अब उसको ऑर्डर नहीं आएगा। ये मैकडॉनल्ड्स के साथ हुआ हुआ है। ये भी किसी ने गलत लगवाया, वो गली में फिरता था बेचारा, पूछता वो जिनके जिनका लगवाया था उधर था ही कोई। हाँ। तो वो अखबार हो गया ना,
तो ये बेसिकली तो यहाँ पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने, सारे ब्रांड्स ने और इन लोगों ने सारों ने आपस में मिलके, कुरियर कंपनीज वालों ने मिलके और इस डेटा को और ज़्यादा इस पे काबू पा लिया हुआ है। फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस, नेम्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर अलग-अलग से फ़िल्टर्स लग चुके हुए हैं। तो अगर स्टोर से बच के निकलता है तो कुरियर वाले उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। कुरियर से बच के निकलता है तो अगले स्टेप के ऊपर वो पकड़ा जाता है कि ये वाले जगह पे आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। जो कुरियर कंपनीज वाले जो राइडर्स वगैरह हैं उनको भी पता होता है कि इन एरियाज़ के अंदर मैं ऑर्डर लेके जाता हूँ तो ये होता है, तो वो ऑर्डर्स ही वहाँ पे नहीं लेके जाते। सो इस बिहेवियर की वजह से नुकसान अल्टीमेटली कस्टमर का ही हो रहा है। आपको पहले भी वहाँ से सेल नहीं आ रही थी, उल्टा नुकसान ही हो रहा था ना, तो आपका नुकसान बचा असल में, ऑर्डर्स नहीं आपके कम हुए, ठीक है ना। तो वो फिर क्या करते हैं कि फिर उन लोगों को बैन कर देते हैं। कई स्टोर्स के ऊपर मिलियंस में, लाखों में बंदे जो हैं वो बैन हुए हैं क्योंकि वो काम ही यही करते थे। फिर मैंने ये वैसे ही जरा मेजॉरिटी जो है ना, फिर मैंने ये शूज़ इंडस्ट्री में बड़ा देखा है, क्योंकि शूज़ में साइजेस और इन सारी चीज़ों का बड़ा होता है, ख़ासतौर पे मेन शूज़ के अंदर, ठीक है। इतनी हाई रिटर्न रेशियो है, ऑर्डर कर देंगे, सेल लगी होगी तो, ठीक है, और उसके बाद वो रिसीव नहीं करेंगे ऑर्डर। यार देखो, वो पता लग जाता है जेन्युइन इशू हो ना, ठीक है। उनके सिस्टम्स के अंदर हम लोगों ने भी, मतलब मेरा खुद का स्टोर है ना, तो हम लोग भी सिस्टम के अंदर कर लेते हैं। हमें पता होता है कि यार ये कस्टमर ने जानबूझ के रिटर्न किया है या रिटर्न करना नहीं चाह रहा था, टैगिंग हो जाती है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे टैग कर रहे थे प्रोडक्ट को, ऑर्डर्स को भी टैग करते हैं हम लोग, ऑर्डर्स को, कस्टमर्स को भी टैग करते हैं। तो हमें पता होता है कि ये कस्टमर किस कैटेगरी का है, ये किस कैटेगरी का है ना। नॉट जस्ट बिकॉज कि आपने डिलीवरी करनी है, आपने उसको रीमार्केट भी करना है। आपके पास एक लिस्ट ऑफ कस्टमर है जो कि 4,000 रुपये का ही ऑर्डर करता है हमेशा, 4,000 प्लस वाला ही। तो आपके पास एक पूल ऑफ कस्टमर बन गया है कि जो आपके 4,000 प्लस वाला बायर है। आप उसको जब दोबारा से आप देखते हो कि यार पिछले 1.5-2 महीने से इसने मेरे से कुछ नहीं बाय किया, सेंड देम एन SMS अपनी प्रोडक्ट्स के साथ। तो आपको उनमें से 10 ऑर्डर भी निकलेंगे तो दैट इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। तो ये कस्टमर की टैगिंग सिर्फ इस काम के लिए नहीं चाहिए होती, मार्केटिंग के लिए भी चाहिए होती है। हम लोग मार्केटिंग में भी इसको और मेजर यूज केस मार्केटिंग का ही है। ये वाला यूज केस छोटा है, मार्केटिंग वाला यूज केस इससे बहुत बड़ा है। इसकी आप लोगों को एक केस स्टडी बताता हूँ, शूज़ इंडस्ट्री से मेरे जहन में आ गई, इसके बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे हम लोगों ने। मैंने बेसिकली एक शू ब्रांड था ABC, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे वीडियो में ठीक है। उसके ऊपर हम लोगों, ठीक है, वो नहीं, वो आपको ज़रूरत क्या है उस नाम की, वो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, उसमें हम लोगों ने क्या किया, मैंने एक नई साइंस जहन में आ गई, हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि यार सेल बढ़ानी है, क्या करें। उस पर भी रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बाई चांस रिटर्न रेशो का मसला मसाइल चल रहा था। तो आई हैड टू गेट एक 10 से 1 लाख की सेल पर डे में ऐड करनी थी। बट वो एक दिन का प्रोसेस नहीं था, उसके प्रोसेस को 2 महीने भी लग सकते थे, 3 महीने भी लग सकते थे। 8 से 10 लाख की सेल मुझे पर डे में एडिशनल ऐड करनी थी, और उसकी ऑलरेडी सेल अच्छी थी। अब हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है ना यूज़र्स का, कस्टमर्स का बर्थडेज का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बर्थ डेट्स का। उसके लिए हम लोगों ने ईमेल्स करनी शुरू की। शॉप्स के ऊपर जो बंदे आते थे उन लोगों से कह दिया कि आप ऑर्डर जब आप ले रहे हो तो उनके बर्थ डेट्स पूछ लो, जो बंदा रिलेक्टेंट नहीं है बताने में उससे ले लो, जो बताने में थोड़ा सा रिलेक्टेंट होता है तो आप बेशक ना लो। 100 में से 10 कस्टमर, 15 कस्टमर भी बता के जाएंगे, वी आर फाइन विद दैट। तो हम लोगों ने वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ऑल कस्टमर्स को ईमेल भेजनी शुरू कर दी कि आप बर्थ डेट ये फॉर्म फिलअप करें और 10% डिस्काउंट ले लें, ये वो कर करा के हम लोगों ने बर्थडेज का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ हमारे पास पहला भी डाटा था, एंड देन फाइनली 1 महीने बाद वी कम अप विद द डेटा ऑफ ऑलमोस्ट मिलियन प्लस पीपल, ठीक है, जिनका हमारे पास बर्थडेज का डेटा आ गया था, ठीक है। अब मिलियन लोग हैं, और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी पता है किसी को? प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत पता है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब मिलियन लोग हैं, साल में 365 दिन होते हैं, तो हर दिन में तकरीबन इस मिलियन लोगों में से कितने बंदों की बर्थडे आएगी? 1 या 2 की तो आ ही जाएगी, ज़्यादा की आएगी, मिलियन। 365 और मिलियन का बहुत बड़ा फिगर है। इट्स लाइक 3-4 लाख लोगों की बर्थडे एक दिन में, शायद 30-35 हज़ार लोगों की, सॉरी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, वो एक ऑटोमेटेड टूल था हमारे पास जो क्या उन बर्थडेज के ऊपर उनको ईमेल जाना शुरू कर दिए। तो अब हर रोज़ एक लॉयल कस्टमर जो हमारे साथ पहले काम कर चुका है, जो हमारे से पहले बाय कर चुका हुआ है, हर रोज़ उसको एक ईमेल जाती है उसके नाम के साथ और उसकी बर्थडे विशेस के साथ, बड़ा इम्पैक्ट करता है, ठीक है।
और स्पेसिफाइड तरीके से उसकी बर्थडे डेट के हिसाब से उसको एक परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिलते हैं। Yes. ऐसा भी नहीं है कि 10% डिस्काउंट ऑन दिस नहीं, पर्सनलाइज्ड मैसेज के हाई, फॉर एग्जांपल अजहर, इट्स योर बर्थडे, इट्स 15th of October, दैट्स व्हाई यू गेट 15% ऑफ डिस्काउंट ऑन दिस बर्थडे और प्लाजा, ये जो भी, बर्थडे वाले दिन बहुत सारे ठीक है। messages आ रहे होते आप हैं। एसएमएस भी कर सकते हैं उसको और ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, सो और पुश नोटिफिकेशन वगैरह भी भेज सकते हैं। सारी चीज़ें कंबाइन हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, तो हम लोग 10-20 हज़ार 30 हज़ार लोगों का कह लें कि पर डे डेटा था। 30 हज़ार में से 1% कन्वर्जन रेट निकले तो कितने ऑर्डर्स बनते हैं? 30,000 नहीं, 300, 300 ठीक है। लेकिन ईमेल्स का कन्वर्जन रेट थोड़ा सा कम होता है, तो आपको डेली के 100 ऑर्डर्स भी मिल जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंपेन, जो कि पूरा साल चलेगी। और जिसको आज मैसेज गया है उसको अगले साल वो सेम मैसेज आएगा, उसको वो मार्केटिंग रिपीट नहीं होगी, उसके लिए मोनोटोनस नहीं हो रहा, उसको बार बार ईमेल्स नहीं जा रही हैं। अगली बार उसको जो दूसरी ईमेल्स जाएंगी तो मे भी प्रमोशनल ईमेल, जो बेसिक ईमेल्स होती हैं जो जाती हैं महीने में एक आध बार, वो जाएंगी, हम उसको भूलेंगे नहीं। लेकिन ये वाला मैसेज साल बाद जाएगा उसको, ठीक है। तो इसके ऊपर एक अलहदा से प्रोसेस चालू हो गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारी एक टाइम पीरियड के बाद, आफ्टर सम टाइम, डाटा कलेक्ट करने के बाद, डाटा कलेक्शन पे पैसे लगाने के बाद, फिर ईमेल मार्केटिंग का पूरा एक चैनल सेट करने के बाद, और उसके ऊपर एक पूरा प्रीव्यू, एक उसको साइकिल बोलते हैं, एक साइकिल सेट करने के बाद हमारे पास डेली की 10 लाख की सेल ऐड हो गई थी, ठीक है। और ये एक यूज़ केस आपको बता रहा हूँ डेटा का, ये आपके लिए डेटा का एक यूज़ केस है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यूज़ केस होते हैं डेटा के, ये आपको एक बता रहा हूँ। अगर आप किसी एक अच्छे ब्रांड पे काम कर रहे हैं जिसके पास डेटा है, तो 10 लाख की नहीं तो लाख रुपए वाली तो कर ही सकते हो ना आप। लाख रुपया इज़ अ गुड नंबर। महीने का 30 लाख रुपया एडिशनल ऐड हो गया, जो आपकी ऑलरेडी सेल हो रही है, और मार्केटिंग की एक नई टेक्निक डालने से वो अलहदा से ऐड हो गई है, जो आपकी पुरानी मार्केटिंग के प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। ऑलरेडी कोई अलहदा से कैंपेन नहीं बना रहे आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, वो आप चेकआउट पे भी ले सकते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। हम लोग फिल करते हैं डेटा, शिपिंग लगाई, कैश ऑन डिलीवरी लगाया, कंप्लीट ऑर्डर, ठीक है। अब आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो आप ये देखेंगे होम पे ऊपर डिसमिस दिस गाइड, यहाँ पे ऑर्डर्स में क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो आपको नज़र आएगा आपका अपना। चेक करें ज़रा, सबके पास आ रहा है, ठीक है। पेमेंट पेंडिंग आ रहा है, उसका डिलीवर नहीं हुआ, पेमेंट नहीं आई। कैश ऑन डिलीवरी पे तो पेमेंट पेंडिंग ही आएगा ना। और फुलफिलमेंट स्टेटस अनफुल। हाँ, जब आप उनको फुलफ़िल कर दोगी, ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे इसको अपडेट कर दोगे अपने लिए, ठीक है। इसके बाद की सारा प्रोसेस, क्योंकि ये एडमिन पैनल है, दैट इज़ ओनली फॉर द मर्चेंट। आप लोग मर्चेंट हो गए ना एक्चुअली में, क्योंकि आप चीज़ें बेच रहे हो, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपडेट करनी है ये इन्फॉर्मेशन। और अभी इन्वेंट्री में से तो नहीं वो निकला ना, क्योंकि अभी डिलीवर भी नहीं हुआ। नहीं, ऑर्डर जब प्लेस हो जाएगा इन्वेंट्री में से माइनस हो जाएगा। अच्छा, ताकि उसके ऊपर इतने सारे ना आ जाए। ठीक है, जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है, डिलीवर हो या ना हो, इन्वेंट्री से माइनस हो गया। जब आप कैंसिल कर दोगे तो फिर इन्वेंट्री में वापस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिलीवर कर देते हो तो माइनस तो ऑलरेडी हुआ है, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक इसके बाद ये नया स्टेप्स है, प्रोडक्ट के बाद नीचे कस्टमर्स आ रहा था, तो इस कस्टमर्स में आप जाते हैं तो ये देखें, ये नया कस्टमर क्रिएट हो गया जो मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया है, लाहौर पाकिस्तान का, ठीक है। कि कुछ 2-3 मैंने टेस्ट कस्टमर पहले से डाले हुए थे, अब मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया उसका एक कस्टमर आ गया आपके पास। यही कस्टमर जो आप लोगों ने जिस नाम से प्लेस किया होगा वहाँ पे कस्टमर आ गया। उसके बाद ये सेगमेंट वाला पार्ट है, तो आप कस्टमर को सेगमेंट भी कर सकते हो। जब आपके पास नंबर ऑफ अच्छे कस्टमर्स होंगे, यू कैन क्रिएट सेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर परचेज हिस्ट्री, ठीक है। अगर आपको कोई कस्टमर अपने सेगमेंट करने पड़े तो किस 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 हिस्ट्री के ऊपर, किस किस पैरामीटर के ऊपर आप उसको सेगमेंट करेंगे। मैं तो ये करूँगा कि भाई मेरे पास कौन से कस्टमर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। एक कस्टमर सेगमेंट आपको मैंने बताया था कि कौन 2,000 तक की चीज़ें बाय करता है, कौन 4,000 तक की। तो मेरे पास हाई
कन्वर्जन वैल्यू वाला आ गया बंदा, और मिनिमम कन्वर्जन वैल्यू वाला बंदा भी आ गया, और मेरे पास मिडिल रेंज वाले बंदे भी आ गए, बिकॉज मेरे पास प्रोडक्ट्स की रेंज 2000 से लेके 6000 तक की है. सो हाई वैल्यू कस्टमर्स, लो वैल्यू कस्टमर्स एंड मिडिल वैल्यू कस्टमर्स. लो वैल्यू कस्टमर इन टर्म्स ऑफ माई स्टोर, कि मेरे स्टोर से ये वाली चीज़ें खरीदता है. ओवरऑल शायद वो मतलब ज़्यादा ही स्पेंडर हो, लेकिन मेरे स्टोर से वो वाली कैटेगरी खरीदता है जो 2000 वाली है. सो वो दो तरह से डिस्टिंग्विश हो गया, प्राइस वाइज भी कस्टमर आ गया और कैटेगरी वाइज भी आ गया कि किस कैटेगरी से चीज़ें खरीदता है. ठीक है. इसके अलावा मैं प्रॉपर बना सकता हूँ कि अगर टी शर्ट स्टोर है तो कलर वाइज मैं बना सकता हूँ कि यार कस्टमर्स जो मेरे से सिर्फ रेड कलर की टी शर्ट्स खरीदते हैं, जो सिर्फ प्रिंटेड, पोलोज लेते हैं या हाँ सिर्फ प्रिंटेड लेते हैं, सिर्फ पोलोज लेते हैं, तो आप उसके भी सेगमेंट्स बना सकते हैं. फिर उनको आप अलग-अलग से जाके प्रमोट कर सकते हैं. जैसे अभी 11/11 की सेल्स लग रही हैं, बल्कि ख़त्म हो गई हैं, ब्लैक फ्राइडे वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है. तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, उनकी कस्टमर्स को ईमेल्स आप उनको अगर तो मोटे मोटे एड्स बना के दिखा दोगे और सबके सामने रख दोगे, वो कस्टमर जो पोलो भी खरीदता है उसको शर्ट कैजुअल का भी ऐड आ रहा है, उसको टी शर्ट का भी आ रहा है, पोलो का भी आ रहा है, हुडीज़ का भी आ रहा है, तो खरीदना तो उसने सिर्फ पोलो है तो उस पर क्लिक करेगा. लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपनी सेगमेंटेशन की होगी, ना सिर्फ ऑन शॉपिफाई, ऑन फेसबुक, ऑन गूगल और अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, फेसबुक पे भी आपने ऑडियंसेस बनाना तो सीखी हुई हैं, सो यू नो कि आप उनको सेगमेंट कैसे कर सकते हो. तो अगर आपने वहाँ पे सेगमेंट किया हुआ है तो फिर आप उनको उस तरीके से मैनेज करोगे. ठीक है. जो बंदा जिस सेगमेंट का है, अगर उसको उसका ही ऐड दिखाया जाएगा तो कम से कम पैसों में वो कन्वर्ट कर जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद नीचे स्टेप आ जाता है ये एनालिटिक्स वाला. अब ये एनालिटिक्स ये कंटेंट भी है तो वो भी बताता हूँ, कंटेंट के अंदर क्या चीज़ें हैं वो बाद में दिखाता हूँ, अभी ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ. तो ये सारा एनालिटिक्स वाला टैब खोल के सारा डिटेल में देखें एनालिटिक्स में क्या क्या लिखा हुआ है और वे किस तरह से आपको हेल्पफुल है. मैंने शॉपिफाई और ये सारी चीज़ें साथ में क्यों अटैच की हैं, ताकि आपको जब आप मर्चेंट का मार्केटिंग करने बैठो तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए मैंने मार्केट कैसे करना है. अब अगर वो टूल चलाने में आपको समझ नहीं ना आ रही तो वो 5 मिनट लगेंगे टू अंडरस्टैंड, टू फाइंड आउट कि ये टूल के ऊपर कैसे करना है ऑन फेसबुक या शॉपिफाई. इट विल टेक लाइक 10 मिनट 15 मिनट्स. ये इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी. बट शुरू करने से माइंड के अंदर पूरी टेक्निक्स आ जाना, माइंड के अंदर वो पूरा एक प्लान आ जाना कि मैं कब कब क्या क्या करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग. आप अपने स्टोर को समझते हो, अपना हो या क्लाइंट का हो, सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर आप ये नहीं समझते कि ये प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से बनता है, कहाँ पे एंड होके एंड यूज़र में कब कहाँ पे आ जाता है, वो इस्तेमाल कब करता है, सर्दी का है, गर्मी का है, दिन का है, रात का है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सिचुएशन है, जब तक वो अंडरस्टैंड नहीं करोगे मार्केटिंग टेक्निक सामने नहीं आएगी. और इट्स वेरी सिंपल फिनोमेना ना कि अगर आप खरीदती ही जैकेट्स हो और मैं आपको स्वेट शर्ट के ऐड दिखाई जा रहा हूँ, बेशक वो जितने मर्जी खूबसूरत बने हुए हैं, जितने मर्जी रेलेवेंट बने हुए हैं, तो आपने खरीदनी नहीं है. आप उसको लाइक ज़रूर कर लोगे, यार अच्छा ऐड बना हुआ है, बट यू नॉट गोइंग टू बाय इट. तो मेरे उस पर पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा ही वही चीज़. एटलीस्ट दोनों जगह पे सेगमेंटेशन हो सकती है ना. सो शॉपिफाई पे तब सेगमेंटेशन है जब आपका वो कस्टमर बन गया. ठीक है. फेसबुक पे उससे पहले लेवल पे भी सेगमेंटेशन हो जाती है किसी हद तक, लेकिन जब कस्टमर बन जाता है तो फिर फेसबुक पे भी हो जाती है. शॉपिफाई से आप ऐड नहीं चलाते, फेसबुक पे चलाते हैं, क्योंकि सेगमेंट आपको वहाँ पे बनाना ज़रूरी है. यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंट बना के देन यू डाउनलोड द डेटा और उनको एसएमएस कर सकते हो या उनको ईमेल्स कर सकते हो, और यही सेम डेटा आप फेसबुक पे अपलोड भी कर सकते हो. सो फेसबुक पिक कर लेता है ये कौन से बंदे हैं बिकॉज ऑफ देयर फ़ोन नंबर्स एंड ईमेल्स. ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट क्योंकि फेसबुक और शॉपिफाई कनेक्टेड तो है ना आपस में, तो ये स्टोरी होती है. इसी तरह से आपने जब भी कोई स्टोर पकड़ना है, अगर आप वेस्टर्न स्टोर पकड़ते हो तो उसकी सारी कैटेगरीज और उसके कस्टमर्स को समझें, ईस्टर्न पकड़ते हो तो उसकी कैटेगरीज और उसके कस्टमर्स को समझें, इवन उसकी एज रेंज को भी समझना है आपने कि कस्टमर जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो हो 25-26 साल तक के बच्चे के लिए या कस्टमर के लिए, और बेच आप 35 साल तक के लिए, या आपका ऐड जो चल रहा है वो 18 से लेके 55 प्लस का चल रहा है, तो ऊपर वाले सेक्शन में तो वो ब्लीड होगा ना, तो बजट ब्लीड भी नहीं करना. अच्छा ये देखें 474787283113 कितना बन गया, 4 करोड़ 47 करोड़ 47 करोड़.
4 करोड़ तो उसकी एक महीने की सेल भी एक महीने से सेल 4 करोड़ से ज़्यादा है उसकी। सो वो सेल कर रहे हैं और अब ये देखें ये लास्ट नवंबर चल रहा है तो नवंबर में उसकी सबसे हाईएस्ट सेल जा रही है विच इज़ 8 करोड़ अभी तक हो चुकी हुई है और आगे चल रही है। इट्स ऑन गोइंग। ठीक है, ये सारा प्रोसेस चल रहा है इनका। ये देखें बीच में 6 करोड़ की एक जगह पे जुलाई में इन्होंने सेल लगाई होगी, ईद वगैरह का प्रोसेस होगा उस तरह से। बाकी नॉर्मल इनका सारा चल रहा था। पिछले साल जुलाई से पिछले महीने जून में उनको ज़्यादा पुश मिला था, इस साल इनको जुलाई में ज़्यादा पुश मिला है। पिछले साल नवंबर इन लोगों का 5 करोड़ पे था, इस बार इन लोगों का है 8। ठीक है, सो ग्रोथ भी नज़र आ रही है इसके अंदर और नॉर्मल ट्रेंड भी नज़र आ रहा है। तो आपको बीइंग ए मर्चेंट ऑनर या स्टोर के ओनर के तौर पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आपको पिछले साल के साथ इसकी पूरी की पूरी वो डिटेल भी नज़र आ रही है, समझ गए? सो आप पिछले साल से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये पिछले साल से कम होती सेल तो जारी बात है आप अपने पीएम वाले से जो आपके ऐड मैनेजर ऐड चलाते हैं या मार्केटिंग वाले बंदे हैं, आप उनसे बात करते हैं कि भाई कम जा रहे हैं, तो जारी बात है इन्होंने पिछले साल से ज़्यादा ही स्टॉक प्लानिंग भी की होगी और इस तरह की सारी चीज़ें की होंगी। सो ये मिक्स एंड मैच करके चलता है। अच्छा, दूसरा ये सेल्स बाय चैनल। बाय चैनल के अंदर ऑनलाइन स्टोर ही आ रहा है। पता नहीं इसने 2 में इसको, अच्छा 2 में इसलिए दिखाया हुआ है कि एक इस साल की सेल है और ये पिछले साल की सेल है। ठीक है, तो सेल्स बाय चैनल भी बता रहा है। अगर आपके मल्टीपल चैनल्स हों, जैसे यहाँ पे देखें कि सेल्स चैनल मल्टीपल भी होते हैं, ऑनलाइन स्टोर, फेसबुक और आपका फिजिकल स्टोर भी इसी में आ जाता है क्योंकि पीओएस पे भी चल जाता है शॉपिफाई, तो आपको दिखाएगा। अदरवाइज क्योंकि आप लोग सिर्फ ऑनलाइन स्टोर, हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो एक ही सेल्स चैनल आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेशंस कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए। इट इज़ 52% हायर देन द लास्ट ईयर। इसका मतलब ये है कि स्टोर ने ग्रोथ भी की है पिछले साल से, उसका 50% ट्रैफिक भी अच्छा है। अगर हम बात करें कन्वर्जन रेट की, इट इज़ 4% लोअर अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, 4% लोअर चल रहा है। अगर आपका 52% सेशन बढ़ा है और उसमें से कन्वर्जन 4% लो हुई है, दैट इज़ फाइन, क्योंकि आपके विजिटर ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गए। ठीक है, तो जब पिछले साल मेरे ख्याल से ये 40,000 होंगे और इस बार ये 60,000 है, तो अब ये इसके हिसाब से अगर हमारे विजिटर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो कन्वर्जन रेट थोड़ा सा अगर कम हुआ है तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि विजिटर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं ना। और सेल भी तो इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर ये होता कि विजिटर्स 10% इंक्रीज हुए हैं और 10% ही कन्वर्जन रेट गिरा होता तो फिर दैट इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि कन्वर्जन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजिटर। जितने लोग आएंगे उसमें से जितने कन्वर्ट होंगे, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन रेट ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि विजिटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं और वो कन्वर्ट होते गए और कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ट्रैफिक थी। सेल काउंट होगी वंस पेमेंट हो जाए उसके बाद। हाँ, नेट सेल्स, क्योंकि बीच में ऑब्वियसली कुछ हाँ, वापस भी होंगे, वो कैंसिलेशन और बाकी सारी चीज़ें इसमें से माइनस है। नेट सेल्स की बात हो रही है। ग्रोस सेल वो होती है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिरे आपके पास 10, 2 ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए, कैंसिल हो गए, 8 डिलीवर हो गए, पैसे आ गए, 8 नेट सेल है। ठीक है, 10 ग्रोस है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है टोटल ऑर्डर्स। ये पिछले साल से 36% हाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। जितने परसेंट आपके विजिटर्स बढ़े हैं, ऑलमोस्ट उसके आसपास के परसेंटेज पे आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़े हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ गई है। इसकी रीज़न बताता हूँ क्या है। 15% एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ी है। आपको क्या लगता है क्यों बढ़ी होगी? इन्फ्लेशन की वजह से प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई और ऑटोमेटिकली 15% प्राइसेस बढ़ गई। अगर तो ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी होती या कुछ एक सिग्निफिकेंट फ़र्क होता तो फिर डेफिनेटली उसने कोई ना कोई नई कलेक्शंस या नए सेगमेंट ऑन किया होना था। लेकिन इतनी प्राइसेस ओवरऑल सबकी बढ़ी हैं, तो टेक्निकली ऑर्डर वैल्यू वही रही है कि जो चीज़ पहले 6,000 की मिल रही थी ऑटोमेटिकली इस बार 10% ऐड करके 6600 की हो गई है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन की वजह से ऑर्डर वैल्यू बढ़ी है, इसके अंदर और कोई साइंस नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स दिखा रहा है कि ये पिछले पूरे साल के अंदर ये इसके सबसे ज़्यादा पीस बिके हैं। ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, इसमें आर्टिकल नंबर लगाए हैं 4046, 3984, 40452, टॉप पे है 4053 आर्टिकल नंबर। ठीक है, अच्छा जी, कोहोर्ट एनालिसिस है कस्टमर्स का 0 से 1 तक। अच्छा, ये चीज़ जो है ये आप समझ सकते हैं कि कोहोर्ट एनालिसिस क्या होता है, किसी को पता है? अच्छा, ये देखो इसके ऊपर ये डेफिनेशन लिखी भी हुई है इसकी। परसेंटेज ऑफ कस्टमर ग्रुप्स दैट रिटर्न टू योर स्टोर एंड मेड रिपीट परचेज।
These cohorts are grouped by their first purchase date. So basically वो ये कह रहा है कि फर्स्ट परचेज डेट से दोबारा कितनी देर बाद लोग रिपीट ऑर्डर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहोर्ट एनालिसिस। ठीक है, कुछ लोगों ने, बहुत कम लोगों ने रिपीट परचेज महीने बाद किया हुआ है, 2 महीने बाद किया हुआ है, 3 महीने बाद किया हुआ है, और बाकी ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादा टाइम बाद किया हुआ है। सो दिस कोहोर्ट एनालिसिस टेल्स यू कि आपको रीमार्केटिंग अपने पुराने कस्टमर की और ज़्यादा करनी है ताकि आप उसको ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट बैक कर सको। भैया देखो, अगर इसके ऊपर देखो तो 3.6% ऑफ विच इज़ 267 कस्टमर्स रिटर्न आफ्टर 1 मंथ, दिसंबर 2022। ठीक है, दूसरे महीने में 2% वापस आए, 2.8%, तीसरे महीने में 2.9, और फोर्थ मंथ में गिर गया, 1.5% रिटर्न आया। फिर ये रिटर्न रेशो, सो रिटर्निंग कस्टमर आपका हर महीने कम होता गया है। ठीक है, सो ये रिटर्निंग कस्टमर आपका पहले महीने में आता है, उसके बाद ये कम होता जाता है। तो ये इसके अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि रिटर्निंग कस्टमर आपको बढ़ाना है। अब ये वाला अगर मैं देखूं, इस वाले के अंदर ये क्या बोलता है, इसके अंदर 7.9% रिटर्न इन कोहोर्ट एक्विजिशन मंथ अक्टूबर। ठीक है, सेम मंथ में। हाँ, ये मंथ वाइज बताया हुआ है। ये है आपका नवंबर, ये है आपका दिसंबर, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो हर महीने के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि कितने परसेंट आए हैं। अच्छा, ये पूरा कोड इसमें से ये बता रहा है कि इस महीने में 3.6% दिसंबर के यूज़र वापस आए, फिर ये जनवरी के इतने यूज़र वापस आए। ये सारे महीनों के कस्टमर्स उसने मल्टीप्लाई करके बता दिए, जमा करके बता दिए कि ये वो बंदा है। 1.6% वो वाले बंदे रिटर्न होके आए, 0.4% यानी कि 30 कस्टमर वो वाले रिटर्न होके आए जिसने पिछले साल अक्टूबर 2023 में बाय किया था। सो कोहोर्ट एनालिसिस के अंदर हर महीने के रिटर्निंग कस्टमर को अलग-अलग दिखाया हुआ उसने। पॉइंट समझ गए हैं? पिछले पूरे साल में जिन लोगों ने बाय किया उनका अलग-अलग से दिखा दिया। जिसने जनवरी में बाय किया था उसका यहाँ पे दिखा रहा है कि जनवरी में जिन लोगों ने बाय किया था उतने, यानी कि जितना क्लोज पीरियड होगा उतने ज़्यादा रिटर्निंग कस्टमर आ रहे हैं। हम दिसंबर में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल नवंबर में बैठे हैं, तो अक्टूबर वाला ज़्यादा रिटर्निंग रेशियो है। जिसने अक्टूबर में बाय किया था वो ज़्यादा जल्दी आया, वो परसेंटेज ज़्यादा है उसकी। जिसने सितंबर में बाय किया तो उसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है। सो जैसे जैसे पुराना कस्टमर होता जा रहा है वो आपको भूलता जा रहा है, उसकी परसेंटेज रिटर्निंग कस्टमर की कम होती जा रही है। विच मीन्स कि आप पुराने कस्टमर को दोबारा से ऐड सही तरीके से नहीं दिखा रहे, उनको सबको दोबारा से रीच नहीं कर रहे आप, या वो आपके सेटिस्फाइड नहीं है आपसे। दोनों में से एक रीज़न हो सकती है। लेकिन इस केस में मुझे लगता है कि उसने, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, तो वो नए कस्टमर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो पुराने कस्टमर्स को उसने उस तरह से फोकस नहीं किया। अलग-अलग से सेगमेंट्स करके डाटा निकाल के उसने उसको रीच नहीं किया। लेकिन अगर हम लोग अभी बैठते हैं, हमें ये पता है कि अभी भी सेल लगी हुई है, तो इन महीनों के ये जो कस्टमर्स हैं रिटर्निंग कस्टमर्स, इन सारों का डाटा निकालें और इनको भेजें कि ये इन महीनों में जितने कस्टमर आए थे ये अभी तक वापस नहीं आए। सो वी नो दैट दिस कोहोर्ट एनालिसिस कि ये महीनों में इतने हज़ार कस्टमर हमारे हैं जिन्होंने अभी तक हमसे दोबारा बाय नहीं किया। इनके लिए हम स्पेशलाइज्ड कैंपेन बना सकते हैं और उनका बहुत चांस है वो हमसे बाय करें, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा है तो। अच्छा, एक तो ये चीज़ हमें इसके अंदर से गैप मिल गया। रिटर्निंग कस्टमर आपका ओवरऑल रेट जो है 29% के ऊपर है। ठीक है, विच इज़ हायर देन द 12% हायर फ्रॉम द लास्ट ईयर। ठीक है, ओवरऑल रिटर्निंग कस्टमर आपका बड़ा है, लेकिन कोहोर्ट में देखे जाए तो जो मोस्ट रिसेंट रिटर्निंग कस्टमर है ना, आपने उनको टैग किया हुआ है। जो पुराने वाले रिटर्निंग कस्टमर हैं हम उनको टच ही नहीं कर रहे। जिसका कंपैरिजन विद फर्स्ट टाइमर है, नॉट लास्ट ईयर। रिटर्निंग कस्टमर का, क्योंकि देखना ग्रीन लाइन इज फर्स्ट टाइम, पर्पल लाइन इज रिटर्निंग। हाँ, लेकिन ओवरऑल जब परसेंटेज निकली है ना तो 29% था ना, तो पिछले साल में 29% से कम था फ्रॉम लास्ट ईयर का टोटल नंबर से। वैसे रिटर्निंग कस्टमर तो तभी पता चलता है कि कौन पहली दफ़ा बाय कर रहा है, कौन दोबारा बाय कर रहा है, दैट इज़ रिटर्निंग कस्टमर। ठीक है ना, लेकिन उसका जब क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकल रही है तो वो पिछले साल से थोड़ी हाई है। ठीक है, तो पिछले साल से थोड़ा बेहतर ही टारगेट किया हुआ है। सेल्स एट्रीब्यूशन टू द मार्केटिंग कि कहाँ से ज़्यादा सेल आई है, कार्ड रिमेंबर्स है, अबेंडेंट कार्ड की ईमेल्स गई हैं, ईमेल मार्केटिंग गई है, ये वो सारा कुछ। दिस इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट डेटा, तो इसको देखने का इतना फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, ये कैलकुलेशन फेसबुक अच्छे से करता है, गूगल एनालिटिक्स अच्छे से करता है, लेकिन शॉपिफाई में वो डाटा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सेशन बाय लोकेशन, लोकेशन वाइज आपके सेशंस आ रहे हैं पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और अरब अमीरात, ठीक है। और ये क्या है, सेशन बाय डिवाइस टाइप्स, मोबाइल डिवाइसेस में से कितने परसेंट है, 6 मिलियन, 53%, डेस्कटॉप में से 24%, अदर्स 28, टैबलेट्स कितना आ रहा है, 14%, ठीक है। सोशल सोर्स, फेसबुक से सेल सबसे ज़्यादा है, इंस्टाग्राम से सेकंड हाईएस्ट है, यूट्यूब पे है, फिर मैसेंजर पे है, टिकटॉक पे है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी करेक्ट, तो इसको भी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल एनालिटिक्स से देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये टॉप रेफर बाय सेशन, रेफर्स वो पेज होते हैं जहाँ से लोग आते हैं, तो इसको भी आप छोड़ दें, इसका भी ज़रूरत नहीं है, ये भी रेलिवेंट डाटा नहीं होता। सेल्स बाय ट्रैफिक सोर्स, ट्रैफिक सोर्स तो आपके पास सोशल ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर फेसबुक पे ऐड चल रहे होते हैं, फिर डायरेक्ट कस्टमर्स आ रहे हैं रिपीटिंगली, और सर्च से भी आ रहे हैं एड्स, फिर अननोन और ईमेल्स वाले आ रहे हैं, ठीक है। टॉप लैंडिंग पेजेस, यानी कि कहाँ कहाँ पे आगे सबसे ज़्यादा लोग हैं, फ्रंट पेज यानी कि जो उसका होम पेज है तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे लैंड किए हैं, फिर न्यू अराइवल पे सेकंड हाईएस्ट है, प्रीमियम लोन का इनका कुछ सेक्शन है उसके ऊपर सबसे थर्ड हाईएस्ट है, देन दे हैव सिंपल लोन एंड देन दे हैव सेल्स। तो ये अच्छी बात है कि सेल सबसे कम लगती है इनकी, ठीक है। टॉप ये हैं जिनके अंदर मेन कैटेगरीज पड़ी होती हैं इनकी, ठीक है, और एंड पे इनका सेल वाला पोर्शन है, तो इसका मतलब है साल में 2-3 बार सेल लगाते हैं, इस वजह से सेल के ऊपर विजिटर्स कम आते हैं। अच्छा, रिटेल सेल्स बाय स्टाफ रजिस्टर, अच्छा रिटेल वाला सेक्शन हमारा नहीं है, तो हम इसका भी नहीं है डेफिनेटली, रिटेल मतलब स्टोर वगैरह। अच्छा, उसके बाद है फुलफिल ऑर्डर ओवर टाइम, ये फुलफिलमेंट ऑर्डर कितनी जल्दी फुलफिल हो रहे हैं, ये चीज़ बताई हुई है, कस्टमर ओवर टाइम, ये सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें जब आप कुरियर के थ्रू सही से काम करोगे तो ये रिपोर्ट उसके साथ मैच करके आती है, तो इनकी भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, कुरियर वाइज। आप लोगों का भी ये सिनेरियो होगा। अच्छा, एनालिटिक्स के अंदर एक लाइव व्यू भी होता है, इस लाइव व्यू के अंदर वो दिखा रहा होता है कि इस वक्त आपकी वेबसाइट पे लाइव बंदे कितने बैठे हुए हैं, विच इज़ दिस नंबर, ठीक है। और इस वक्त आज के दिन में ये ऑर्डर्स गिर चुके हैं 170, ठीक है, और उसकी वैल्यू ये आ चुकी हुई है 1.45 मिलियन, 1.45 मिलियन, यस। उसके बाद टॉप लोकेशंस आपकी कराची, लाहौर, और उसके बाद नीचे है साउथ अफ्रीका में, इंटरनेशनल ऐड चलाए हुए हैं इन्होंने, टॉप लोकेशंस, ठीक है। और कस्टमर फर्स्ट टाइम 9, ये है रिटर्निंग कस्टमर, इससे देखें इन्होंने पिछले लोगों को अच्छे खासे ऐड दिखा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम टू रिटर्निंग कस्टमर की रेशो काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट इक्वल जा रहे हैं, बहुत करीब है ये, 70 और 95, ठीक है। टॉप प्रोडक्ट्स इनकी ये बिक रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये वो प्रोडक्ट हैं जिनका स्टॉक इनको पूरा करके रखना है, क्योंकि सम टाइम एक ऐसी प्रोडक्ट होती है, एक ही प्रोडक्ट ऐसी होती है जो कि बाकी 20 प्रोडक्ट का भी मार्जिन दे जाती है, वो उसको रीबिल्ड कर करके सामने डिस्प्ले कराते रहते हैं। कस्टमर बिहेवियर ये आ गया, लास्ट 10 मिनट्स के अंदर 5 लोग चेकआउट कर रहे थे, 3 लोग परचेज कर चुके हैं, इस वक्त एक्टिव कार्ड 5 पड़े हुए हैं। ये वेबसाइट के अंदर लोग आ रहे हैं, अगर ये देखें, इसने अभी भी बाय किया है चाइना, ये बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, ये कस्टमर की प्राइस भी बता रहा है कि ये कस्टमर ने लास्ट कब बाय किया था और उसकी कितनी वैल्यू है, बड़ी एक्सटेंसिव लेवल पे जाके रिपोर्टिंग दिखा रहा था। अब जिसमें ये सिर्फ यूएई आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम वाला है। जो रिटर्निंग कस्टमर आता है तो उसका डेटा भी दिखा रहा था कि कल लास्ट टाइम क्या करके गया था, सरगोदे से आया, 45 रुपये की चीज़ बाय करके गया, 4493। ये कितना डीप डाटा दिखा रहा है आपको। अब इस डाटा को इस्तेमाल करने वाला बंदा होना चाहिए बस, और उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स जैसे मर्जी बनाएं, ठीक है। ये देखें, ये इनका इंटरनेशनल का ऑर्डर है, तो ये 13,700, क्योंकि इंटरनेशनल वाले छोटा ऑर्डर मंगवाते ही नहीं है, उनको पता होता है शिपिंग पड़नी है और वो सारा कुछ बड़ा ऑर्डर मंगवाते हैं। गॉट इट। सो एनालिटिक्स, रिपोर्ट्स और लाइव व्यू भी आपने देख लिया, ठीक है। अब जब आपकी वेबसाइट पे ऐड चल रहे होंगे तो लाइव व्यूज़ उस तरह से इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा ये है, क्योंकि ये 8-10 साल पुराना ब्रांड है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो किया है, सारा सिस्टम हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है। मार्केटिंग वाली साइड पे अगर इसके अंदर आए तो मार्केटिंग के अंदर शॉपिफाई के अंदर ईमेल सेंड करने की ऑप्शन है, यू कैन सेंड ईमेल्स फ्रॉम शॉपिफाई, ठीक है। तो ये वो वाला पार्ट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
अभी हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। डिस्काउंट्स, अगर आपने डिस्काउंट्स लगाने हैं और कूपन्स क्रिएट करने हैं तो यहाँ से आप क्रिएट करोगे और आप अपने कस्टमर्स को दोगे, ठीक है। जैसे समटाइम्स आप ऐड चला रहे हो और कोई रिटर्निंग कस्टमर आया है आपका, तो आप उसको डिस्काउंट बना के देते हो, या ऐड के अंदर ही डिस्काउंट कोड लिख के चला देते हो, तो वो यहाँ से क्रिएट करना है। क्रिएट डिस्काउंट करेंगे तो आप ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, अमाउंट ऑफ ऑफर, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं कहता हूँ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट कोड, इधर कोई भी जनरेट कर लेते हैं डिस्काउंट कोड, ये आ गया। परसेंटेज या फिक्स अमाउंट, मैं कहता हूँ फिक्स अमाउंट 500 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, और कोड ये होगा स्पेसिफिक कलेक्शन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, मैं कहता हूँ स्पेसिफिक कलेक्शन पे लगा देते हैं। और इसमें जो शिफॉन की प्रोडक्ट्स हैं इस पे लगा देता हूँ कि इस कलेक्शन के अंदर से कोई भी प्रोडक्ट होगा उस पे जाके, और ये कितनी देर की लिमिट नंबर ऑफ टाइम डिस्काउंट्स कैन बी यूज्ड। एक बार एक डिस्काउंट एक ही दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। लिमिट टू वन यूज़ पर कस्टमर, ठीक है। और डिस्काउंट की लिमिट बंद कर दी है तो मैंने कह दिया है हर कस्टमर एक दफ़ा यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कम्बिनेशन कैन बी कम्बाइंड विद प्रोडक्ट डिस्काउंट फलाना फलाना, ये चीज़ होगी। और कब से कब तक वैलिड है, एंड टाइम भी बता सकता हूँ मैं यहाँ पे, कल तक वैलिड कर दिया इसको मैंने। अब डिस्काउंट क्रिएट हो, अब सेव करेंगे, डिस्काउंट कोड क्रिएट हो जाएगा, और इसको आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल या ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट कोड बन गया। अब आप इसको सेव करेंगे, ये डिस्काउंट कोड जिसको भी देंगे वो बंदा शिफॉन की कलेक्शन में से कुछ भी बाय करेगा तो उसको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, डिस्काउंट बन गया, दे दिया, काम चल गया इसके अंदर से। अच्छा, ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ, डिस्काउंट क्रिएट नहीं कर रहा बिकॉज दिस इज़ लाइव स्टोर। अच्छा, ऐप्स का मैंने आपको बता दिया कि जो रेलेवेंट ऐप चाहिए होती है आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। जैसे अभी भी मैंने इसके अंदर कुरियर वाली ऐप इंस्टॉल की थी, ठीक है। और कुरियर वाली ऐप का काम क्या है, जब आप कुरियर वाले के साथ अकाउंट खोलते हो तो वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड देता है विच इज़ API की एंड पासवर्ड, आप यहाँ पे लगा के कनेक्ट कर लेते हो। उसके बाद जब आप ऑर्डर यहाँ से बुकिंग क्रिएट करते हो तो उनके पोर्टल में बुकिंग क्रिएट हो जाती है, एंड देन दे कम टू पिक अप द ऑर्डर्स फ्रॉम यू, और वो प्रॉपर सिचुएशन चल जाती है। दैट उनके साथ कोई ऐसा कोई होता नहीं, यानी उनकी परसेंटेज भी तो ऑब्वियसली किसकी, ये कोरियर की उनकी जो सब्सक्रिप्शन फी है, नहीं कुरियर की जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं, दैट्स इट, ओके, उसके अलावा वो कुछ नहीं लेते, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई ऐप चाहिए होगी तो आप इधर से जाके सर्च करके ऐप लगा लोगे। जब आप स्टोर बना रहे होगे ना तो थोड़ा बहुत आप यूट्यूब से भी देखोगे स्टोर कैसे बनते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, मज़ीद डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो उसकी ये ऐप्स का एक स्टोर है, ये ऐप स्टोर है शॉपिफाई का, इसके अंदर सारी ऐप्स पड़ी हुई हैं, आप सर्च कर लेते हो यहाँ से ऐप्स। फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवे की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप पेमेंट्स लिखते हो तो पेमेंट्स की भी ऐप्स आ जाएंगी यहाँ पे सारी। कुछ भी लिखोगे यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड एड्स नज़र आ जाएंगे, ऐप्स नज़र आ जाएंगी। ये क्लारना एक ऑन साइड मैसेजिंग है, क्लारना यूज़ पे है, क्लारना एक पेमेंट गेटवे है ना। तो आपको तो यहाँ पे COD चलता है, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको सर्च करके बता दिया कि इस तरह से चीज़ चलती है ये, ठीक हो गया। और भी ऐप्स होती हैं हम लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम फीड यूज़ करते हैं हम लोग इसके अंदर। वेबसाइट के अंदर अक्सर लोगों ने इंस्टाग्राम की फीड शो कराई होती है, ठीक है, वो नज़र आ रहा था उनका इंस्टाग्राम का पेज, तो उसके लिए ये वाली ऐप्स काफ़ी ज़्यादा बनी पड़ी हुई हैं, यूज़ होती हैं। अगर मैं इसमें से किसी एक को खोलता हूँ तो आपको प्रीव्यू नज़र आ जाएगा कि कैसे होता है ये इस तरह से प्रोडक्ट पे वेबसाइट के ऊपर इस तरह से इंस्टाग्राम की फीड नज़र आ रही होती है। जो भी आपका चैनल होता है उसकी फीड इस तरह से नज़र आ रही होती है, ये देखें मोबाइल पे इस तरह से आ रही होती है। और इंस्टॉल करने का तरीका उन्होंने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो कुछ भी करना है तो ऐप वाले ने खुद से मेहनत की हुई है ताकि आप उसकी ऐप लगाएं तो वो आपको वीडियोज़ और वो सारा प्रोसेस बताता है, और इसकी डिटेल यहाँ पे नीचे उसने लिखी भी होती है कि किस काम आ सकती है, कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है आपने। बस आपको सारी चीज़ें मौके पे देख के पढ़नी है, ठीक हो गया। ऐप्स वाला सेक्शन भी समझ में आ गया, और एक ऐप आपको इंस्टॉल करके भी दिखा दी, इट्स जस्ट अ सिंपल वन क्लिक थिंग। और ऐप को अगर आपने अनइंस्टॉल वगैरह करना है तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स, ये मैंने ऐप इंस्टॉल की थी अभी भी लेपर्ड कुरियर की, ये इसके साथ बटन आ रहा है अनइंस्टॉल का, यू कैन अनइंस्टॉल इट एनी टाइम, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी,
उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे आ जाते हैं। अब ऑनलाइन स्टोर के अंदर यहाँ पे आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन आती है। इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव है। कस्टमाइज का मतलब ये है कि आपको थीम के अंदर ले जाता है, फिर आप थीम का लुक एंड फील चेंज कर सकते हो फ्रंट एंड का। ये वाला जैसे मेरा लुक एंड फील आपके स्टोर से डिफरेंट है ना, कि मैंने ये बैनर्स भी लगाए हुए हैं ऊपर टॉप पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये प्रोडक्ट शो कराई हुई हैं, स्लाइडर बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक और ये लगाया हुआ है। उसके बाद फिर कलेक्शंस के नाम लगाए हुए हैं एंड देन फुटर है। आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडल होती हैं कस्टमाइज़र से, ठीक है। अब मैं कस्टमाइज़र में जाता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ें बनी पड़ी हुई हैं, ज़रा गौर से देखना और समझना पड़ेगा। जैसे ये देखें, मैंने कस्टमाइज़र में आया हूँ तो मेरा होम पेज सेलेक्टेड है, तो होम पेज पे वो बता रहा है टॉप पे होम बैनर, और इसके साथ एक आंख दिखा रहा है ये। मैं इसको बटन बंद करूँगा तो होम पेज का वो बैनर गायब हो गया। अब मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आपके फ्रंट एंड पे ये वाला बैनर अब गायब है, आपको नज़र नहीं आएगा, फीचर प्रोडक्ट टॉप पे आएगा। ये देखें ज़रा, मेरे पास ऑप्शन है कि ये जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। क्लिक करते जाएंगे वो आपको ऑप्शंस देता जाएगा। ये सिंपल सा बिल्डर है। मैंने इसको चेंज करना है, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी तो है नहीं इसके अंदर, इमेज यहाँ से चेक करता हूँ, शायद मेरे पास कोई पड़ा हो। इसी का बैनर फॉर्मेट ले लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला इमेज मैंने लगाया, ये आ गया। अब उसका साइज़ अच्छा नहीं था तो थोड़ा वो जूम हो के ख़राब हो गया, बट असल में ये लग गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं। जैसे अब ये फीचर्ड प्रोडक्ट वाला सेक्शन आता है, अगर मैं यहाँ पे बैक पे जाता हूँ, या आपने थोड़ा सा इसको तो ना खुद से एक्सप्लोर करना है, इसके साथ खपना है। ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले तो इसका ये टाइटल चेंज कर सकते हैं आप, इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है जो जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके फिर आप डिस्क्रिप्शन का आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटेड, सब टाइटल, बॉडी, अपर केस, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इनको कर करके चेंज एक्सपेरिमेंट करें, आपके पास स्टोर पड़ा हुआ है, ख़राब नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होता है इसके साथ, जैसे मर्जी करें, रिवर्ट बैक भी हो जाता है, ठीक है। ये इसके साथ खेलें। उसके बाद नीचे आते जाएँ। अच्छा, ये ज़रा पीछे करें ज़रा, ये लैपटॉप थोड़ा सा, ये आपका नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे ना ऐड सेक्शन का एक बटन है। इसी तरह से ये देखो कितने सेक्शन ऐड किए हुए हैं। नंबर 1 इमेज बैनर, नंबर 2 फीचर कलेक्शन, नंबर 3 इमेज विद टेक्स्ट, नंबर 4 कलेक्शन लिस्ट। उसके बाद अगर आपने कोई और सेक्शन ऐड करना है, और फुटर बिल्कुल नीचे अलग से आ रहा है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ऐड अनदर सेक्शन, यू हैव अ बटन टू ऐड सेक्शन, जो कि बने बनाए मिलेंगे आपको। अब इस पर क्लिक किया, ये देखें सेक्शंस बने बनाए आ गए आपके सामने। फीचर्ड कलेक्शन तो उन्होंने बताया है कि फीचर्ड कलेक्शन कैसे नज़र आएगी, खुद बता रहे हैं। फीचर्ड प्रोडक्ट अगर आप लगाते हैं तो देखो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट का टाइटल और उसके नीचे डिटेल आएगी। कलेक्शन लिस्ट आएगी इस तरह से। रिच टेक्स्ट, खाली टेक्स्ट लगाना है तो इस तरह से आ जाएगा। इमेज विद टेक्स्ट लगाना है, जो पहले हमने लगाया तो देखें वो बनाया बनाया पड़ा हुआ है, मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ। इमेज बैनर तो ये देखिए बना बनाया पड़ा हुआ है। स्लाइड शो लगाना है तो ये देखिए स्लाइड शो की ऑप्शन भी आ रही है। स्लाइड शो हमारा नहीं लगा हुआ, हम लगाते हैं अभी। कोलाज लगाना है तो इस तरह का कोलाज बना बनाया दे दिया, आप लगा सकते हैं। मल्टी कॉलम इंफॉर्मेशन लिखनी है वो लिख सकते हैं। मल्टी रोज कोलैप्स, वो होता नहीं है, वो ऐसे बटन करते हैं एक्सपैंड कोलैप्स हो जाता है, ये वो वाला है। ईमेल साइन अप के लिए अगर आपको चाहिए सब्सक्राइब वाला तो वो लग जाएगा यहाँ पे। कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए तो लग जाएगा, वीडियो लग जाएगी, ब्लॉग पोस्ट लगानी है तो वो लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद कस्टम लिक्विड, ये डेवलपर का काम है। पेज अगर कोई चाहिए तो वो लग जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्लाइड शो की बात करता हूँ, हम स्लाइड शो लगाते हैं। अब मैंने ऐड किया है तो ये स्लाइड शो सबसे लास्ट पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। ये देखिए मैं सबसे टॉप पे ले आया हूँ, तो मैं स्लाइडर लगाऊंगा और बैनर मैं बंद कर देता हूँ, आई डोंट नीड बैनर। अब स्लाइड शो को ऊपर ले आया हूँ। अब इस स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा टू ऐड इमेजेस एंड एवरीथिंग। सबसे पहले वो पूछ रहा है फुल विड्थ चाहिए, ग्रिड में चाहिए। मैंने ग्रिड में नहीं चाहिए, मुझे फुल विड्थ ही चाहिए। हाइट, ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर इमेज लगाएंगे, यहाँ पे नंबर 1 इमेज ये लगा देते हैं, और उसके बाद नंबर 2 पे इमेज लगा देते हैं, वही वाला जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये लगा देते हैं। सेव कर दिया। अब इमेज वैसे तो पूरे पूरे साइज़ के लगाने चाहिए और वो साइज़ साथ लिखा हुआ है,
लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल लगा के दिखा दिया, ये देखें 2 स्लाइडर बन गए। ये थोड़ा सा फटे हुए आ रहे हैं क्योंकि वो इमेज मेरे साइज़ के नहीं है। अगर आप साइज़ की बात करें तो यहाँ पे अगर जब आपका इमेज नहीं लगा होता, मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो एक्सप्लोर इमेज लाइब्रेरी, यहाँ पे साइज़ लिखा होता है नॉर्मली, लेकिन अभी नहीं लिखा हुआ साइज़, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, साइज़ को। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन लगाएंगे तो वो चल जाएगा। तो आपका स्लाइडर बन गया। कितनी देर लगी मुझे स्लाइडर बनाने में? ठीक है, यहाँ पे ऐड सेक्शन में जाते हैं हम लोग, ईमेल साइन अप वाला भी लगा देते हैं यहाँ पे, और मैं इसको चाहिए भी मुझे नीचे ही। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सब्सक्राइब टू अवर ईमेल, बी द फर्स्ट, फलाना फलाना। इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। ईमेल फॉर्म के अंदर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेव इट, और ये मेरा ईमेल फॉर्म यहाँ पे लग गया। मुझे इसको नया डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही बड़ा अच्छा खासा लिखा हुआ है। यहाँ पे अब मैं अपनी ईमेल लिखता हूँ, बटन दबाऊँगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। ठीक है, ये तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा सारा। और ये डाटा ये मैंने आपके सामने पहली दफ़ा खोला ही है। ये वाला सेक्शन या ये थीम मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, मैं आपके सामने पहली दफ़ा ही खोल के कर रहा हूँ। तो ये एक्सप्लोर आपको इस तरह से करना है कि आपको थोड़ा सा बस ओपन माइंडेड से चीज़ें जो सामने हैं उनको गौर से पढ़ते जाना है, साथ में करते जाना है। ठीक है, हेडर की अगर बात की जाए तो ये देखिए हेडर है ऊपर, इस पर क्लिक करूँगा तो ये हेडर इसको बोलते हैं जो ऊपर ब्लैक सेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे मेन मेन्यू उसने बता दिया, लगाया हुआ है, खुद पढ़ते जाएंगे ना। डेस्कटॉप पोजीशन वो कह रहा है कि मिडल है या सेंटर है, किस तरह से आना चाहिए। उसके बाद मेन्यू कैसे आना चाहिए, ब्रेक डाउन, ऑलवेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने लिखी हुई है। कभी सारा कुछ HTML में होता हाँ, या कोडिंग करते ये सारा का सारा उसने डायनामिक कर दिया, आप सिर्फ बटन दबा दबा के करेंगे। जैसे ही उसके अंदर सब्सक्राइब किया तो अब वो ग्रीन हो गया, सब्सक्राइब लिखा आ ठीक गया। है। तो ईमेल मेरी उसके पास पहले से सेव थी। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी ईमेल डालता हूँ जो वहाँ पे पहले सेव नहीं थी, फॉर एग्जांपल दिस वन, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, तो यहाँ पे कस्टमर्स के अंदर होपफुली ये आ जाएगा। ये देखें, सब्सक्राइब। इसके अंदर बाकी डिटेल नहीं है उसकी, उसने सिर्फ और सिर्फ इतनी डिटेल दे दिया है कि लास्ट ऑर्डर पेज दिस कस्टमर, नो कोई ऑर्डर नहीं है, और उसने कह दिया कंटेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ मेरे पास ईमेल है, सो दिस इज अ सब्सक्राइबर। अच्छा, और आप सेगमेंट कैसे करते हैं जब आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है? सेगमेंट मैंने वो बताया था ना कि डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया जो भी हम सेट करते हैं। सब्सक्राइबर खाली करने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाले बंदे करने हैं, हाई वैल्यू कस्टमर्स करने हैं, लो वैल्यू, लास्ट 3 मंथ से जिसने बाय नहीं किया उसको करना है, कुछ भी हो ये सकता है। मार्केटिंग में आएगा जो हाँ। इसका टैब है मार्केटिंग में? नहीं नहीं, इधर ही हो जाएगा, ये कस्टमर के नीचे सेगमेंट्स की ऑप्शन है। ये देखें, कुछ उसने प्री बिल्ड सेगमेंट दे दिए हैं, कस्टमर हु हैव परचेज्ड एटलीस्ट वंस, ईमेल सब्सक्राइबर, अबेंडेंट चेकआउट्स वाले, फलाना धमाका। उसके अलावा अगर आपने खुद से क्रिएट करने हैं तो क्रिएट अ सेगमेंट, तो ये भी सारी ऑप्शन दी हुई है। और इसी चक्कर में अगर मैं कहता हूँ मेलचिम्प, तो ये देखें मेलचिम्प कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐप्स पे जाना है, यहाँ पे लिखें मेलचिम्प। कुछ भी आपको खुद से कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेलचिम्प लिखेंगे, ईमेल मार्केटिंग मेलचिम्प वालों का आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें मेलचिम्प वालों ने ही बनाया हुआ है, विच इज़ फ्री। नीचे आगे देखें फ्री है, उसके बाद $13 वाला, $20 वाला, $350 वाला प्लान शुरू होता है। हमारे लिए फ्री वाला ही ठीक है क्योंकि हमारा फ्री वाला काम चल जाएगा। इंस्टॉल किया, ये एक बटन पे क्लिक करने से ऐप इंस्टॉल हो गई है। कुछ भी जेन में है, ऐप्स में जाएंगे वो मिल जाएगा आपको। गूगल पे लिखेंगे, यूट्यूब पे लिखेंगे, उससे रेलेवेंट कोई ना कोई ऐप या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा ये सारे पोर्शंस आपको समझ में आ गए। इसके अलावा यहाँ से हम लोगों ने स्टोर डिटेल्स एडिट करनी हो तो कर सकते हैं, करेंसी चेंज कर सकते हैं अपनी स्टोर की, और स्टोर का नाम चेंज कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो स्टोर क्रिएट करते हुए आपने बनाई थी। प्लान्स वही है स्टोर का, जो प्लान आप जब बाय करेंगे तो करेंगे। बिलिंग के अंदर आपका अपना कार्ड वगैरह लगा होता है, वो नज़र आता है। ठीक है, यूज़र्स एंड परमिशंस का वही चक्कर है कि आपका स्टोर है, आप अगर कोई और बंदों को भी बीच में ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड स्टाफ, और वो ईमेल के थ्रू ही, जैसे आप फेसबुक पे या गूगल पे किसी को ऐड करते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल बोलो, और नीचे देखो एक्सेस लेवल्स, कि आप किस चीज़ की एक्सेस देना चाहते हो। अगर आप सारी की सारी देना चाहते हो, सिलेक्ट ऑल कर लो। अगर आप चाहते हो कि यार मैं स्पेसिफिक एरिया की उसको एक्सेस नहीं देना चाहता, फॉर एग्जांपल फाइनेंसिस नहीं दिखाना चाहता उसको, ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए नहीं देना चाहता उसको, तो ऐप दिखाएगा तो सही लेकिन ऐप अप्रूव नहीं कर सकता, नहीं इंस्टॉल नहीं कर सकता, एटलीस्ट पेड वाली नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन कंट्रोल इट्स परमिशन। आप अगर चाहते हो कि यार ऐसा बंदा है कि मैं इसको डिस्काउंट वाला पोर्शन का नहीं देना काम,
तो वो डिस्काउंट नहीं क्रिएट कर सकेगा। वो हमारे लिए काम कर रहा है लेकिन वो डिस्काउंट क्रिएट करने का अहल नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो हमारी मर्जी के बगैर डिस्काउंट बना के दे, बट हम चाहते हैं कि वो एनालिटिक्स देख सके, तो हम उसको एनालिटिक्स दिखाएंगे ताकि उसकी बेस पे वो काम करे। गॉट इट? या अगर चाहते हैं अगर यूज़र और कोई नया ना ऐड कर सके तो ये बटन ख़त्म कर दें, वो यूज़र भी नहीं ऐड कर सकेगा। सही। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सॉरी सेटिंग्स में हम ये भी देख लिया, यूज़र्स एंड पेमेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया जहाँ से हमने COD ऐड किया था। देन वी हैव अ चेकआउट वाला पेज। ये चेकआउट की सेटिंग्स यहाँ से कुछ होती हैं कि ईमेल, फ़ोन नंबर किस तरह से चाहिए, क्या कुछ चीज़ें हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस करनी हो तो यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। कुछ प्री बिल्ड चेंजेस हैं, उसने लिख के दी हुई हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कस्टमर अकाउंट का लिखा हुआ है यहाँ पे कि कस्टमर अकाउंट बना सकता है कि नहीं बना सकता, इनेबल करना है आपने इसको कस्टमर अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग चेकआउट पे कस्टमर अकाउंट नहीं ना बनवा रहे, नॉर्मली नहीं बनवाते, क्योंकि कस्टमर का एक और स्टेप बढ़ जाता है अकाउंट बनाने के लिए, तो कस्टमर अबैंडन कर जाता है। ये उसके लिए है। शिपिंग एंड डिलीवरी आपको दिखा दी है मैंने, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। शिपिंग एंड डिलीवरी और पेमेंट्स इंपॉर्टेंट था, उसके बाद ऑर्डर लैंड करता है, प्रोसेस हो जाता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, आपको कोई चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से उसका नाम पिक करें, यूट्यूब पे लिखें और उसके बारे में लिख दें कि शॉपिफाई साथ लिख के एंटर मारें, आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। एक शुरू से स्टोर क्रिएट करना, प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए शिपिंग ऐड करना, पेमेंट्स ऐड करना, और उसके बाद उसके एनालिटिक्स देखना, ऐप्स इंस्टॉल करना, और इसी ऐप इंस्टॉल के अंदर ही हम लोगों ने फेसबुक का सेल चैनल भी लगाया था, अगर आपको याद हो तो सेल चैनल लगाने के लिए आपको यहाँ से फेसबुक ये बना पड़ा है, ये लगाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी, आप अभी भी लगा सकते हैं, क्लिक ऑन इंस्टॉल।